गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। BSc फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में बात की थी, अपना टॉपिक चल रहा था क्या, चक्रवात। और चक्रवात में हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में बात कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और आज हम बात करेंगे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की। देखिए, मैंने बताए थे चक्रवात के दो प्रकार होते हैं, एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। बिल्कुल इजी था। केंद्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है, बाहर की ओर उच्च वायुदाब पाया जाता है, हवाएं परिधि से केंद्र की ओर आगे बढ़ती हैं। और दूसरी बात बताई थी कि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उष्ण प्रदेशों में उत्पन्न होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में उत्पन्न होते हैं। शीतोष्ण जो चक्रवात होते हैं उसको बोलते हैं हम टेम्परेट साइक्लोन। देखिए, हिंदी और इंग्लिश, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होंगे, इसलिए जो भी है मैं साथ साथ बता देती हूँ आपको क्या बोलते हैं, टेम्परेट साइक्लोन। तो देखिए क्या होती है, ये जो चक्रवात होते हैं वैसे तो उष्ण लगा लीजिए, शीतोष्ण लगा लीजिए, दोनों में ही केंद्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है और जो हवाएं होती हैं बाहर से परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करते हैं। हमने उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में विस्तार से पढ़ा था, उसके जितने भी प्रकार थे, टॉर्नेडो, सबसे हरिकेन है, कौन कौन से रूप होते हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होता है, सबके बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की। जैसे इसके नाम से ज्ञात होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो कौन से क्षेत्र में उत्पन्न होगा, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होगा। शीतोष्णकटिबंधीय 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य। ये जो चक्रवात होते हैं वायु प्रणालियाँ कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंध से दूर मध्य तथा उच्च अक्षांशों में विकसित होता है। मध्य तथा उच्च अक्षांश, ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है कहाँ उत्पन्न होगा, मध्य और उच्च अक्षांश में। सही है, कहाँ उत्पन्न होंगे, मध्य तथा उच्च अक्षांशों में उत्पन्न होंगे। इस प्रकार के जो चक्रवात होते हैं उनको हम नाम क्या देंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। मौसम संबंधी दशाओं में अचानक तेजी से बदलाव आता है। जैसे ये चक्रवात आता है मौसम संबंधी दशाओं में अचानक से क्या आता है, इसमें बदलाव आता है। केंद्र और बाहर का जो वायुदाब है उसमें क्या पाया जाता है, 10 से 20 मिलीबार का, 10 से 20 मिलीबार किसमें मापते हैं, मिलीबार में। वायुदाब को किसमें मापेंगे, मिलीबार में। 10 से 20 मिलीदाब का, मिलीबार का क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। दाब में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। लेकिन कभी कभी यह बढ़कर कितना हो जाता है, 35 MB तक भी इसमें क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। देखिए, जितना अंतर कम होगा पवनें कम गति से चलेंगी, जितना अंतर अधिक होगा, जितना दाब में अंतर अधिक होगा उतनी ही पवनें तीव्र गति से चलेंगी। तो इन्होंने कहा कि 10 से 20 मिलीबार का तो अंतर देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी 35 मिलीबार तक भी अंतर पाया जाता है। दीर्घ व्यास की बात करें, किसकी बात करें, दीर्घ व्यास की। दीर्घ व्यास की बात करें कि 1920 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है। 1920 किलोमीटर तक, सन नहीं किलोमीटर है, 1920 तक क्या पाया जाता है, इसका दीर्घ व्यास पाया जाता है। और लघु व्यास की अगर बात करें तो 1040 किलोमीटर तक इसका क्या पाया जाता है, लघु व्यास पाया जाता है। बड़ा कार्य होगा, छोटा कार्य होगा, सीधी सी बात यही है। कई बार क्या होता है, इनका विस्तार इतना अधिक हो जाता है कि लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर भी क्या हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं। कई बार लाखों वर्ग किलोमीटर पर भी क्या हो जाते हैं, इसका विस्तार पाया जाता है। वैसे तो आकार ये होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इतने अधिक विस्तृत हो जाते हैं, इतने अधिक बड़े हो जाते हैं कि लाखों वर्ग किलोमीटर तक भी क्या पाया जाता है, इसका विस्तार पाया जाता है। कह सकते हैं कि पूरे महाद्वीप को भी क्या कर लेते हैं, ये कवर कर लेते हैं। सेकंड बात, ये जो चक्रवात होते हैं प्राय चलते हैं पश्चिम से पूर्व दिशा। चक्रवात कैसे चलते हैं, ये है पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं। कौन सी दिशा में चलते हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं।
लेकिन बात करें व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में अगर ये आ जाते हैं तो ये पूर्व से पश्चिम में चलते हैं। भूमध्य रेखा के पास कौन सी पवन चलती है? व्यापारिक पवनें ऐसे ही चलती हैं। अगर इन पवनों के ये प्रभाव में आ जाएंगे, देखिए वैसे तो चलते हैं पश्चिम से पूर्व दिशा में, इधर से ऐसे चलेंगे। आगे मैं इसके क्षेत्र भी बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से चलते हैं। वैसे तो चलते हैं पश्चिम से पूर्व दिशा में, लेकिन अगर इन व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आ जाएंगे, कौन सी पवनों के? व्यापारिक पवनों के, तो इन प्रभाव में आने से इनकी दिशा क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है, पूर्व से पश्चिम। व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आने से इनकी दिशा क्या हो जाएगी? पूर्व से पश्चिम। सही है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बात करते हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं, लेकिन अगर व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं, व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में आ जाते हैं, तो इनकी दिशा क्या हो जाती है? पूर्व से पश्चिम। इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, तो इनकी दिशा क्या हो जाती है? पूर्व से पश्चिम हो जाती है। एक बात और, औसत गति की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? औसत गति की। औसत गति एक होती है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, एक होती है 48 किलोमीटर। गर्मी की ऋतु में तो मिलेगी 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और सर्दी या जाड़े की ऋतु में मिलेगी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पवनें चलती हैं। दो तरह से पवनें चलती हैं। औसत गति की अगर हम बात करें 32 और 48 किलोमीटर पर आवर्स। गर्मियों में तो चलेगी 32 किलोमीटर, सर्दियों में चलेगी 48 किलोमीटर। ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, इसलिए शीतकाल में इसकी जो गति है वह तीव्र पाई जाती है। एक चीज़ और, जो चक्रवात है उसके आगे का जो भाग होता है उसको बोलते हैं अग्रभाग। क्या बोलते हैं? अग्रभाग, या दूसरा नाम है वाताग्रह। पीछे का जो भाग है उसको क्या बोलेंगे? बताओ। चक्रवात का जो आगे का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? अग्रभाग या वाताग्रह बोलते हैं, और जो पश्च भाग होता है उसको बोलते हैं पृष्ठभाग। चक्रवात केंद्र आँख होती है, आप सभी जानते हैं। आगे वाला भाग अग्रभाग या वाताग्रह होता है, पीछे वाला भाग पृष्ठभाग होता है। ठीक है। चक्रवात का आगे वाला भाग अग्रभाग, बीच वाला जो होता है उसको केंद्र बोलते हैं। चक्रवात का चक्षु बोलते हैं। चक्रवात चक्षु मतलब आँख, चक्रवात का केंद्र। और जो पीछे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? पृष्ठभाग। देखिए एक बार, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं मध्य तथा उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। ऐसे मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जो चक्रवात पाए जाते हैं उनको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। अब बात करते हैं कि वायुदाब में अंतर कितना पाया जाता है? 10 से 20 मिलीबार का अंतर पाया जाता है, लेकिन कभी कभी 35 मिलीबार तक भी इसमें अंतर देखने को मिलता है। और कह सकते हैं कि अगर दीर्घ व्यास की बात करें 1920 किलोमीटर और लघु व्यास की बात करें 1040 किलोमीटर तक उसका लघु व्यास पाया जाता है, लेकिन कभी कभी इतने अधिक विस्तृत हो जाते हैं कि लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर उसका विस्तार पाया जाता है। वैसे तो चलते हैं पूर्व से पश्चिम से पूर्व दिशा में। चक्रवातों की बात करें, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बात करें, कैसे चलते हैं? पश्चिम से पूर्व। क्यों चलते हैं वो भी बताती हूँ मैं। इसके बाद पवनें कौन सी आती हैं? पछुआ पवनें आती हैं। तो शीतोष्ण जो क्षेत्र है उसमें पवनें कौन सी चलती हैं? पछुआ चलती हैं, इसलिए पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं ये। लेकिन अगर व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आ जाएंगे तो इनकी दिशा क्या हो जाएगी? पूर्व से पश्चिम। ठीक है। जो चक्रवात होते हैं उसके अग्रभाग को, चक्रवात के अग्रभाग को, आगे वाले भाग को अग्रभाग कहते हैं, या दूसरा नाम क्या दिया? वाताग्रह कहते हैं। और चक्रवात के पीछे वाले भाग को पृष्ठभाग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? आगे वाले भाग को अग्रभाग और पीछे वाले भाग को पृष्ठभाग के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या होता है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं उसमें तापमान और मौसम संबंधी विभिन्नताएं पाई जाती हैं।
और हम कह सकते हैं, अब हम क्षेत्र की बात करेंगे कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं वो कहाँ पर उत्पन्न होते हैं या उनकी उत्पत्ति कहाँ होती है। आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने वाताग्रह के निर्माण के लिए एक चीज़ बताई थी आपको कि दो परस्पर विरोधी जो वायु राशियाँ होती हैं उससे क्या होता है, वाताग्रह का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार की जो वायु राशियाँ हैं वो किस में चाहिएंगी आपको, चक्रवातों की उत्पत्ति में, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति में। इसमें देखिए क्या होता है, ध्रुव की तरफ से तो कौन सी आएगी, ठंडी, और इधर से कौन सी जाएगी, गर्म, और इनके मिलने से किसकी उत्पत्ति होगी, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। देखिए क्या है, चक्रवात उत्पत्ति केंद्र की अगर हम बात करें या उसके जीवन चक्र की अगर हम बात करें तो जो शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति जो भिन्न ताप वाली वायु राशि ध्रुव की तरफ से आएगी ठंडी, भूमध्य रेखा की तरफ से जाएगी गर्म, की प्रतिक्रिया के कारण होती है। सही है भाई, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पत्ति कहाँ से होगी, ध्रुव की तरफ से तो ठंडी आएगी और भूमध्य रेखा की तरफ से गर्म वायु राशि, जिसके कारण क्या होगी, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होगी। और दूसरा एक चीज़ आप ये भी जानते हैं कि ठंडे गर्म की ओर आकर्षित होता है और गर्म ठंडे की ओर। शीतोष्ण कटिबंध में ध्रुव से आने वाली शीतल वायु राशि और उष्ण प्रदेशों से आने वाली उष्ण वायु आपस में क्या होती हैं, मिलती हैं, और कभी कभी उष्ण वायु का कुछ भाग इसकी सीमा पर पृथक्करण को पार कर शीतल वायु में घुसने का प्रयास करता है, और इसी से क्या होती है, वाताग्रहों की उत्पत्ति होती है और चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इधर से ठंडी वायु आएगी, इधर से गर्म वायु आएगी, लेकिन कभी कभी गर्म वायु ज़्यादा आक्रामक हो जाती है तो इनकी जो बीच की सीमा है उसको पार करके कहाँ पहुँच जाती है, गर्म वायु ठंडी वायु के क्षेत्र में पहुँच जाती है, और जिसके कारण किसकी उत्पत्ति होती है, वाताग्रह और चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की उत्पत्ति कौन कौन से क्षेत्रों में होती है, बात करते हैं। सबसे हमने बात करी उत्तरी जो अमेरिका है उसका उत्तरी पूर्वी जो तटीय भाग है वहाँ पर क्या होते हैं, चक्रवात उत्पन्न होते हैं। थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझना, नहीं तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। ये हमारा उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर क्या होता है, इस चक्रवात की उत्पत्ति होगी, और ये इधर जाएगा तो कौन सा आएगा, आगे कौन सा महाद्वीप आएगा, यूरोप महाद्वीप आएगा। इसके आगे अपना कौन सा महाद्वीप आता है, यूरोप महाद्वीप आता है। ये बना लीजिए थोड़ा सा, इसके बाद ये ग्रीनलैंड आ गया। तो अनुकूल दिशाओं की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में क्या होती हैं, जो चक्रवात होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका और ये कहाँ स्थित है, शीतोष्ण क्षेत्रों में स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी पूर्वी जो तट है, हमेशा इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी पूर्वी जो तट है वहाँ पर क्या होते हैं, उत्पन्न होने वाले चक्रवात क्या होते हैं, पछुआ हवाओं के साथ पूर्व में चलते हैं। आपने देखा होगा इस वाले क्षेत्र में ये पवनें ऐसे चलती हैं, इस वाले क्षेत्र में ऐसे चलती हैं। तो इन पवनों के प्रभाव से, पछुआ पवनों के प्रभाव से ये चक्रवात कहाँ पहुँच जाते हैं, यूरोप के पश्चिमी भाग में। सही है, उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व के तटीय भाग में उत्पन्न जो चक्रवात होते हैं पछुआ हवाओं के संपर्क के कारण कहाँ पहुँच गए, यूरोप। सही है, कहाँ पहुँचे, यूरोप पहुँच गए। पूर्व दिशा में चलते हैं, यूरोप के मध्यवर्ती भाग तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। इसके तट वाले क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, लेकिन जैसे ही यूरोप के मध्य भाग में जाते हैं क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। ये तो थी इसके एक क्षेत्र की कि कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर क्या होता है, जो हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। ये सिर्फ मैंने आपको ये बताने के लिए कि आपको पता होगा कि व्यापारिक पवनें किधर चलती हैं, पछुआ पवनें किधर चलती हैं। अगर ये टॉपिक आप फर्स्ट में पढ़ रहे हैं तो पहले मेरा पवनों वाला वीडियो आप देखना, उसमें जितनी भी आपकी पवनें हैं उनको विस्तार से समझाया गया है, तभी ये आगे वाले आपको टॉपिक हैं वो समझ में आएंगे। तो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर चक्रवात उत्पन्न होते हैं और पछुआ हवाओं कहाँ पहुँचा देती हैं, यूरोप तक पहुँचा देती हैं। पछुआ हवाओं के कारण वो कहाँ पहुँच जाते हैं, यूरोप में पहुँच जाते हैं, और यूरोप के मध्यवर्ती भाग में पहुँचते ही क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक, सेकंड बात आती है और कि एशिया के उत्तर पश्चिमी तथा पूर्वी तटीय अगर हम
की बात करें तो वहाँ पर ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं और उत्तर पूर्व दिशा की ओर क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। एल्यूशन की बात करें, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटीय भाग की बात करें, जहाँ पहुँचने पर क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। अब इस वाले क्षेत्र पर यहाँ उत्पन्न होंगे, एशिया वाले क्षेत्र पर यहाँ उत्पन्न होंगे, तो इस तट के पास, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास जाके समाप्त होंगे या नहीं होंगे। सेम वही स्थिति है, यहाँ उत्पन्न हुए इधर चले। अब एशिया प्रशांत महासागर के जो द्वीप हैं वहाँ अगर उत्पन्न होंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट। सही है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुँचेंगे और वहाँ क्या हो जाएंगे, जहाँ पहुँचने पर ये विलीन हो जाएंगे। क्योंकि देखिए एक चीज़ आपको पता है कि जो चक्रवात होते हैं, क्या होता है, तट को प्रभावित करते हैं, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में जाने पर क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम से पूर्व दिशा में अक्षांशों के समानांतर ये चलते हैं। तीसरी बात करें, अटलांटिक महासागर में उत्पन्न जो चक्रवात है शीत ऋतु में क्या होता है। अब हम अटलांटिक की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग लगा लीजिए, उसी के पास में क्या है, अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर में उत्पन्न जो चक्रवात होते हैं शीत ऋतु में क्या होते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेशों को पार कर जाते हैं, एशियाई टर्की को पार करते हैं और पार करते ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए उत्तरी भारत में भी अपना प्रभाव दिखा देते हैं। उसका कारण क्या होता है, वो इसलिए समाप्त नहीं होते हैं, वो बीच में भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र आता है, भूमध्य जो सागर है वो क्षेत्र आता है, जिसके कारण उसको सागर मिल जाता है। और जो यही कारण है कि वो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करता हुआ कहाँ पहुँच जाता है, उत्तर भारत में भी अपना प्रभाव दिखाता है। एक चक्रवात की अगर हम उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति से लेकर अवसान तक के इतिहास को क्या कहते हैं हम, चक्रवात का जीवन चक्र कहते हैं। भाई देखिए, कोई भी वस्तु होती है उसकी अवस्थाएं होती हैं, तो चक्रवात की जो अवस्थाएं हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जो अवस्थाएं हैं वो 6 प्रकार हैं, 6 अवस्थाएं उसकी मानी गई हैं कि एक चक्रवात की उत्पत्ति से लेकर उसके अवसान तक के इतिहास को, समाप्ति तक के इतिहास को क्या कहा जाता है, चक्रवात का जीवन काल कहा जाता है। और यह क्रमिक 6 अवस्थाओं में क्या होता है, पूर्ण होता है। प्रथम अवस्था की बात करते हैं। चक्रवात का जीवन चक्र, अवस्थाएं कितनी, जीवन चक्र 6 अवस्थाएं। प्रथम अवस्था की बात करते हैं। प्रथम अवस्था, गर्म और ठंडी वायु राशि। प्रथम अवस्था में गर्म और ठंडी वायु राशि एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। ठीक है, साथ साथ चला भी सकते हो आप, सही है। ये हमने वाताग्रह, प्रथम जो स्थिति है उसकी बात करते हैं। गर्म और ठंडी वायु राशि एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। ठंडी हवा और ये है गर्म हवा, सही है। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, किसका निर्माण होगा, वाताग्रह का निर्माण होगा। कि चक्रवात के अगर जीवन चक्र की अगर हम बात करें तो जो प्रथम अवस्था है उसमें हम बात करेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा कि प्रथम अवस्था की प्रथम गर्म और ठंडी हवाएं जो होती हैं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। चला दी हमने, गर्म और ठंडी हवाएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। ठीक है, सेकंड अवस्था की बात करते हैं। कौन सी अवस्था थी, प्रथम अवस्था। ये कौन सी आ गई, सेकंड अवस्था। इसको भी साफ कर देना। देखिए अब सेकंड अवस्था में क्या होता है कि सेकेंड अवस्था की अगर हम बात करें, दूसरी अवस्था में दोनों हवाओं में एक दूसरे के प्रदेश में प्रविष्ट होने के कारण लहरनुमा वाताग्रह का निर्माण होता है। गर्म ठंडे वाले में घुसने का प्रयास करती है, ठंडी गर्म वाले में घुसने का प्रयास करती है, जिसके कारण एक लहरनुमा जो वाताग्रह होता है उसका निर्माण होता है। देखिए कैसे, इधर का आधा है आपके पास शीत वाताग्रह और इधर वाला क्या है, उष्ण वाताग्रह। ठीक है, ये बिल्कुल
देखिए इधर क्या था, आपको पता है इधर गर्म वायु थी, इधर ठंडी वायु थी। तो गर्म वायु सेकंड जो अवस्था उसकी बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, यहाँ तो क्या लिखेंगे ठंडी हवा और यहाँ लिखेंगे गर्म हवा। सही है, ये क्या है सेकंड अवस्था। सेकंड अवस्था में क्या किया, गर्म और जो ठंडी हवाएं हैं दोनों हवाओं ने एक दूसरे के प्रदेश में प्रविष्ट होने के कारण जो वाताग्रह है वो किस प्रकार का हो गया, लहरनुमा हो गया। और लहरनुमा वाताग्रह का निर्माण हो गया क्योंकि दोनों हवाएं एक दूसरे के क्षेत्र में क्या कर गई, प्रविष्ट कर गई। सही है, ये तो उष्ण वाताग्रह बना। उष्ण वाताग्रह में गर्म हवा आक्रामक होती है, ये शीत वाताग्रह बना, इसमें शीत हवा आक्रामक है। तो एक लहरनुमा वाताग्रह का निर्माण होता है और दोनों हवाएं एक दूसरे के क्षेत्र में जाने का प्रयास करती है, जिसके कारण क्या होगा, एक लहरनुमा वाताग्रह का निर्माण होता है। तीसरी अवस्था की बात करें, चक्रवात का रूप प्राप्त हो जाता है और कह सकते हैं कि उष्ण और शीत वाताग्रहों का जो पूर्ण, कह सकते हैं जो वाताग्रह होते हैं उनका पूर्ण विकास हो जाता है। अब देखिए कैसे हो जाता है, उष्ण और जो शीत वाताग्रह हैं उनका पूर्ण विकास हो जाता है। इधर बना देती हूँ चित्र, आप देखिए साथ में कि उष्ण और किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। ये तो है आपका उष्ण वाताग्रह और ये है शीत वाताग्रह। ठीक है, अब इसमें जो पवनें चलेंगी उष्ण वाताग्रह। ठीक है, अब शीत की बात करें, यहाँ लिख देंगे गर्म हवा और ये कौन सी हैं, ठंडी हवा। अवस्था कौन सी, तृतीय। ठीक है, देखिए क्या है, ऊपर वाली आगे ऐसे भी निकल जाती है। तीसरी अगर हम उसकी बात करें, अवस्था की बात करें, तीसरी अवस्था में क्या होता है कि चक्रवात का रूप प्राप्त हो जाता है, उष्ण और शीत वाताग्रह होते हैं उनका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। ये आपका उष्ण शीत वाताग्रह बन गया, ये उष्ण वाताग्रह बन गया, गर्म हवा है, ठंडी हवा है, और ऊपर भी ये किस प्रकार की हवा है, ठंडी हवा है। ठीक है, तो जो चक्रवात है उसका रूप प्राप्त हो गया। इनको दोनों को अलग अलग लाइन से बना लेना आप। ठीक है, ये शीत वाताग्रह है और सिंगल में हमने क्या बना दिया, उष्ण वाताग्रह। तो इसमें क्या हो जाता है, उष्ण और जो शीत वाताग्रह उनका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। कह सकते हैं कि हम चक्रवात का रूप प्राप्त हो जाता है। चौथी बात करेंगे, ये वाला बना लीजिएगा साथ साथ, और मैं आपको इसकी पिक भी भेज दूंगी नोट्स में, और अच्छे से आप देखना चाहें तो इसको देखिए। अब जो चौथी अवस्था होती है उसमें क्या होती है, जो चौथी अवस्था होती है, चौथी अवस्था में शीत वाताग्रह के तेजी से आगे बढ़ने के कारण जो उष्ण वाताग्रह वो क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। शीत वाताग्रह तेजी से आगे बढ़ता है जिसके कारण उष्ण वाताग्रह जो है वो संकुचित हो जाता है। देखिए कैसे होगा कि बिल्कुल संकुचित, ये लीजिए, ये बिल्कुल छोटा हो जाता है यहाँ से। सही है, और ये वाली जो घुमाव है वो बढ़ जाता है और ऊपर वाली आगे निकल जाती है। तो ये है हमारी गर्म हवा। सही है, ये शीत वाताग्रह, उष्ण वाताग्रह, और ये है ठंडी हवा। सही है, चौथी अवस्था की अगर हम बात करें, देखिए इसमें अंतर है, इसमें घुमाव और ज़्यादा आ गया है। तो यहाँ जो इसका स्पेस है वो बिल्कुल कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो शीत वाताग्रह है वह उष्ण वाताग्रह को क्या बना देता है, संकुचित बना देता है। शीत वाताग्रह जो ठंडी पवनें होती हैं वो अधिक तीव्रता से आती हैं, और यही कारण है कि शीत वाताग्रह जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ता है, जिसके कारण जो उष्ण वाताग्रह है वो क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। पांचवी की बात करते हैं, ये कौन सी अवस्था है, हमारी चौथी अवस्था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कौन सी अवस्था की, पांचवी अवस्था की। अवस्थाएं टोटल कितनी बताई हैं, 6। पांचवी जो अवस्था होती है उसमें क्या होगा, देखिए एक बार,
सिर्फ आपके पास ये है शीत वाताग्रह, ये वाला है उष्ण, ये है गर्म हवा, यहाँ भी ठंडी हवा, यहाँ भी ठंडी हवा, यहाँ भी ठंडी हवा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम कौन सी अवस्था की बात करें, पांचवी अवस्था की अगर हम बात करते हैं, पांचवी अवस्था की बात करते हैं कि पांचवी अवस्था में क्या होता है, चक्रवात का अवसान प्रारंभ हो जाता है। कह सकते हैं चक्रवात का क्या हो जाता है, अवसान प्रारंभ हो जाता है। और इसमें चारों तरफ सिर्फ गर्म हवा यहाँ बसती है, उष्ण चक्रवात, इधर शीत वाताग्रह, उष्ण वाताग्रह, शीत वाताग्रह, और चारों तरफ ठंडी ही हवाएं रहती हैं। कह सकते हैं कि यहाँ से एक और ये, तो इसमें क्या होता है कि बिल्कुल संकुचित हो जाता है और चक्रवात का अवसान प्रारंभ हो जाता है। अंतिम अगर उसकी बात करें किसकी, अवस्था की, तो उष्ण जो वाताग्रह है विलीन हो जाता है और चक्रवात का अंत भी हो जाता है। अब सिर्फ इतना सा बचा हुआ है, अब जो छठी अवस्था बनती है उसको देखिए आप कैसे बनेगी। इसमें जो छठी अवस्था बनती है उसमें जो आपका उष्ण जो वाताग्रह है वो पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है और चक्रवात का अंत भी हो जाता है। देखिए कैसे होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहती हैं ये। इसमें और ये क्या है, ठंडी है, ये इधर भी ठंडी निकल गई और ये नीचे भी ठंडी है और ये गर्म है। तो ठंडी हवा, लास्ट में सिर्फ यहाँ नीचे क्या है, गर्म हवा है, ये भी ठंडी हवा है। जो अंतिम अवस्था है वो इसी प्रकार की बनती है। सही है, ये कौन सी अवस्था है, हमारी छठी अवस्था है। इसमें क्या हो जाता है, चक्रवात का अंत हो जाता है और हम कह सकते हैं कि जब इसमें चक्रवात का अंत होता है तो उसमें जो उष्ण जो हमारा वातावरण होता है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और चारों तरफ ही ठंडी हवाओं का कह सकते हैं कि ठंडी हवाएं यहाँ उपलब्ध होती हैं। तो इस प्रकार से जो अवस्थाएं थी वो क्या थी, जो ये 6 अवस्थाएं थी जो हमारे चक्रवात को बताती हैं कि इन 6 अवस्थाओं से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को गुजरना पड़ता है। पांचवी अवस्था थी अवसान प्रारंभ हो जाता है, अंतिम अवस्था है क्या हो जाता है, चक्रवात का समाप्त हो जाता है या चक्रवात का अंत हो जाता है। तो ये 6 अवस्थाएं थी जिसकी हमने क्या की थी, इसमें बात की थी। और आगे हम इसमें बात करेंगे कल इसकी के बारे में आगे कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ें हैं। इन 6 अवस्थाओं को आप अच्छे से पढ़ना, एक बार वापस से रिपीट करना। जो जो अवस्थाएं मैंने बताई हैं एक बार वापस से बता देती हूँ। जो प्रथम अवस्था है, गर्म और ठंडी हवाएं क्या आती हैं, एक दूसरे के समानांतर आती हैं। द्वितीय जो अवस्था है, गर्म और ठंडी हवाएं एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने का प्रयास करती हैं और लहरनुमा वाताग्रह का निर्माण होता है। तीसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था की अगर हम बात करें कि चक्रवात का रूप प्राप्त हो जाता है, उष्ण और जो शीत वाताग्रह है उनका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। चौथी अवस्था में शीत वाताग्रह के तेजी से आगे बढ़ने के कारण जो उष्ण वाताग्रह है वह संकुचित होने लगता है। पांचवी अवस्था की बात करें, चक्रवात का अवसान प्रारंभ हो जाता है और अंतिम जो है चक्रवात का अंत हो जाता है। तो ये 6 अवस्थाएं हैं जिसके माध्यम से क्या करते हैं, एक जो चक्रवात होता है उसका यह जीवन चक्र कहलाता है। और कल हम इसमें आगे बात करेंगे कि इसमें इसकी वायु प्रणाली किस प्रकार की होती है या कह सकते हैं इसमें किस प्रकार का तापमान पाया जाता है, उसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का आपका क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो किन पवनों के प्रभाव से यूरोप में समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। दूसरा एक आप मुझे ये बताएंगे कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ होती है। थर्ड क्वेश्चन है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनमें वायु दाब में कितना अंतर पाया जाता है। इन सभी क्वेश्चनों का आप मुझे कमेंट करके आंसर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।